न्यूयॉर्क से आज पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी। मस्क जब निकले तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और तारीफ में क्या कहा एलन मस्क ने, अब आपको बताते हैं। एलन मस्क कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन हूं। प्रधानमंत्री मोदी भारत की बहुत परवाह करते हैं। एलन मस्क ने कहा कि वो भारत के भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित है और भारत में दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा संभावना है। एलन मस्क ने यह भी कहा कि वो अगले साल भारत आ सकते हैं, कि भारत के लिए भी एक बहुत अहम पड़ाव होगा जब एलन मस्क भारत के लिए इस तरह से संभावनाएं देख रहे हैं। I am a fan of Modi, so I have to say that. I am a fan of Modi, so I have to say that. I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. And we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago. अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोफेसर और ऑथर रॉबर्ट थुरमैन से मुलाकात की। इसके साथ ही पीएम मोदी निबंधकार नसीम निकोलस से भी मिले। अर्थशास्त्री पॉल रॉमर से भी पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीबन 15 मिनट से ज्यादा वक्त तक चर्चा होती रही। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। ये बुद्धिजीवियों से मुलाकात की बहुत अहम तस्वीर जो कि न्यूयॉर्क से सामने आई है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे तो जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। अमेरिका में पीएम नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय की मौजूदगी देखने को मिली। भारतीय समुदाय से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। न्यूयॉर्क पैलेस में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग नजर आए और तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का वही चित परिचित अंदाज, चेहरे पर मुस्कुराहट, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। जितने ज्यादा लोगों से मिल सकते थे पीएम नरेंद्र मोदी, इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर कई अहम सुरक्षा समझौतों पर मुहर लग सकती है। अमेरिका और भारत के बीच प्रेडेटर ड्रोन की डील हो सकती है। इधर फाइटर जेट तेजस के लिए भारत में अमेरिकी इंजन बनाने की डील संभव है। होवित्जर तोपों को अपग्रेड करने की फाइनल डील भी हो सकती है। इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस बख्तरबंद वाहनों की डील फाइनल हो सकती है। हवा से हवा में मार्क करने वाली मिसाइल और लंबी रेंज वाले आर्टिलरी बम का समझौता भी संभव हो सकता है। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि भारत के लिहाज से ये अमेरिका का दौरा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप एक एक करके समझिए क्या क्या भारत अपनी इस चर्चा में शामिल कर सकता है। पीएम मोदी किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, इसकी डील संभव है। $3 बिलियन की ये डील हो सकती है। GEF-414 जेट इंजन की डील हो सकती है। तेजस मार्क 2 के लिए भारत में जेट इंजन बनाए जाएंगे। M777 होवित्जर तोप की बात करें तो तोप अपग्रेड कर रेंज बढ़ाने का समझौता भी भारत अमेरिका के साथ कर सकता है। स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन की डील हो सकती है। 105 mm तोप एंटी टैंक मिसाइल से यह लैस होगा। एयर टू एयर मिसाइल, लंबी रेंज वाले आर्टिलरी बम निर्माण पर भी समझौता हो सकता है। तो ये अगर रक्षा क्षेत्र के लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका दौरा बहुत अहम है। और ये सिर्फ इन रक्षा क्षेत्र के लिहाज से अहम नहीं है, बल्कि दूसरे देशों पर एक बड़ा इंपैक्ट ये डालेगा। खासतौर पर वो देश जो भारत की तरफ गलत निगाहें रखते हैं, उनमें चीन और पाकिस्तान का नाम शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी आज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग करेंगे। भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास करेंगे। इस बार योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। यह पहला मौका है जब यूएन मुख्यालय में योग अभ्यास किया जाएगा। 190 से ज्यादा देश योग अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग अभ्यास जब करेंगे तो उनके साथ कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि क्या है इस बार का योग का थीम। मोदी करेंगे योग और फॉलो करेगी दुनिया। एक धरा, एक परिवार, एक भविष्य, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम के थीम पर इस बार का पूरा योग दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। योग कार्यक्रम की पूरी थीम होगी वसुधैव कुटुंबकम। इसके साथ साथ क्या खास रहने वाला है? यूएन मुख्यालय में नरेंद्र मोदी योग करेंगे। जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी योग करेंगे पूरी दुनिया उन्हें फॉलो करेगी। पहली बार यूएन मुख्यालय में योग का यह कार्यक्रम होने जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में मौजूद है। 190 से ज्यादा देशों में योग का कार्यक्रम जो है वो रखा गया। 190 से ज्यादा देश होंगे
जो इस योग कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और उनके डेलीगेट्स पीएम नरेंद्र मोदी के साथ योग करते हुए आपको नजर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह नवा संस्करण है और इसे बड़ा और भव्य बनाने की कोशिश भारत की ओर से की गई है और यह कोशिश कितनी सही साबित होगी या कितनी बड़ी होगी, ये तस्वीरें शाम तक आपके सामने होगी। इधर मोदी यूएन मुख्यालय में भारतीय समय अनुसार आज शाम योग करेंगे, लेकिन उन्होंने भारत समेत पूरी दुनिया के लोगों को योग दिवस पर बड़ा संदेश दिया। योग करने का आनंद यादगार रहता है, पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। योग एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। योग के बारे में ग्रंथों में जिक्र है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा योग के जरिए प्रतिरोधों को खत्म करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण पेश करना है। पृथ्वी के दो ध्रुव योग से जुड़ रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है। आज अहले सुबह पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ और क्या संदेश उन्होंने दिया, उसकी कुछ अहम बातें आपके लिए। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। तो योग दिवस की हर तस्वीर टाइम्स नाउ भारत आपके सामने रखेगा, वो तस्वीरें भी जो न्यूयॉर्क से सामने आएंगी। आगे बढ़ते बात उत्तर प्रदेश की, जहां गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ की योग करने की तस्वीरें सामने आई। गोरखपीठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग किया। गोरखधाम मंदिर में लोगों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते हुए दिखे। सीएम योगी ने योग की ताकत को बताया। तन मन के स्वस्थ रखने की बात योग को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कही। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी योगाभ्यास किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के बालासोर में लोगों के साथ योग किया। तस्वीरें दोनों आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, और इसमें आप देखेंगे एक तरफ योगी आदित्यनाथ योग कर रहे हैं, दूसरी तरफ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल योगा डे पर उत्तराखंड में भी जगह जगह योग का आयोजन किया गया। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने योगाभ्यास किया। सैकड़ों अनुयायियों के साथ बाबा रामदेव ने योग किया। पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव ने योगाभ्यास किया। पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव ने दिल और फेफड़ों को दुरुस्त और मजबूत रखने वाले योगासन सिखाए। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी योगासन करते हुए नजर आए। बाबा रामदेव ने योगासन के साथ ही हर योग क्रिया के फायदे लोगों को बताए और समझाए। लोगों से योग करने की अपील भी बाबा रामदेव ने। और खबर मध्य प्रदेश से, जहां जबलपुर में योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने एक साथ योग किया। तस्वीर आपके सामने होगी, जहां जबलपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने योग किया। सैकड़ों लोगों के साथ योग करते हुए उपराष्ट्रपति नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जबलपुर में योग किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने योग क्रियाएं की, जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दोनों ने करीब आधे घंटे तक अलग अलग योगासन किए और लोगों को इसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। लोगों को योग करने की अपील इन्होंने की। उन्होंने कहा कि योग करिए और निरोगी रहिए। तो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और इन तस्वीरों में आप देखेंगे जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम दूसरे जो गणमान्य लोग हैं वो मौजूद हैं। जबलपुर की ये तस्वीरें हैं। और देखिए एक और तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इसमें आप देखिए पानी के अंदर भी योग किया गया। पानी में तैरते हुए योग करना, ये एक अलग अनुभव है, और इस अलग अनुभव को कुछ लोगों ने लोगों के साथ साझा किया। आगे बढ़ते हैं। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह योग करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां पर योग किया। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री ने योगासन किए। सैकड़ों लोगों के साथ अनुराग ठाकुर योग करते हुए नजर आए। योग के जरिए फिट रहने का मंत्र केंद्रीय मंत्री ने दिया। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुग्राम में योग करते हुए दिखे। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। नड्डा ने सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों की मौजूदगी में योग किया। अब दोनों तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनके पास खेल विभाग भी है, उन्होंने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने आज योग दिवस के मौके पर खुद योग करते हुए युवाओं को और दूसरे लोगों को भी योग करने का मंत्र दिया। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, संगठन की बड़ी जिम्मेदारियां जेपी नड्डा पर, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ योग के लिए वक्त निकाला जेपी नड्डा ने, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। इधर योग दिवस पर खबर, भारत की आन बान और शान के रक्षक एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत से आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों ने योग किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत पर योग किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। शांति का संदेश दिया गया, शौर्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया। इंडियन नेवी दुनिया के कई देशों और महासागरों में आज योग कर रही है। भारतीय नेवी के जंगी जहाज कई देशों के तटों पर आज योग कर रहे हैं, और इसकी तस्वीरें बेहद खास, बहुत अहम। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत पर योग कर रहे हैं। भारत की रक्षा की मजबूती का संदेश देते हुए
साथ ही साथ स्वस्थ और निरोगी रहने का संदेश देते हुए ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास हैं। हाथों को कंधों के समानांतर उठाएं और श्वास छोड़कर। और भारतीय नेवी कैसे योग कर रही है, उसके योग का शौर्य कैसे नजर आ रहा है, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आईएनएस तरकश मस्कट में, आईएनएस ब्रह्मपुत्र दुबई में योग कर रही है। आईएनएस चेन्नई की बात करें तो ये सपागा में, आईएनएस दीपक लाल सागर में, आईएनएस सुनैना मोम्बासा में, आईएनएस त्रिशूल तुआमसीना में, और आईएनएस शिवालिक जकार्ता में, आईएनएस सौमित्र फुकेट में, आईएनएस किल्टन जो है वो चट्टोग्राम में, आईएनएस सुवर्ण अरब सागर में, आईएनएस तलवार अरब सागर में, आईएनएस सुभद्रा अरब सागर में। तो ये दरअसल भारतीय नेवी की ओर से कहां अलग अलग देशों में योग किया जा रहा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आईएनएस सुकन्या बंगाल की खाड़ी में भी योग कर रहे हैं, और LCU-52 अंडमान निकोबार में। तो ये इंडियन नेवी का योग शौर्य है, जो कि पानी पर अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में योग करते हुए नजर आया, और ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ा मैसेज इसके माध्यम से देने की कोशिश की गई है। और देश के अलग अलग जगहों पर जिन दिग्गजों ने इस खास मौके पर योग किया, अब वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री हैं, पीयूष गोयल आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान। ये 8 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं, और दिग्गजों के योग करने की तस्वीरें। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कैसे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। अमूमन योग दिवस ना होते हुए भी कहा जाता है कई बार कि आपको योग करना चाहिए, लेकिन योग दिवस के मौके को खास बनाते हुए ये तमाम राजनीति के दिग्गज राजनीतिक दांवपेच तो आपने करते हुए काफी बार देखा होगा, लेकिन योग करते हुए आप ये देख रहे हैं, और इस मौके को खास बनाया गया। जनता के बीच में एक बड़ा संदेश भी इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से देने की कोशिश की गई। और विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। खाड़ी देशों में इसको लेकर काफी उत्साह है। खाड़ी देशों में योगा खासा लोकप्रिय हो चुका है। ओमान में योग दिवस मनाया जा रहा है। ओमान में भारतीय दूतावास ने इसका वीडियो जारी किया, जहां वीडियो में योग के साथ ओमान की खूबसूरती भी दिखाई दी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ भारत ने अगर योग का मंत्र पूरी दुनिया को दिया हो तो सिर्फ भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ओमान में इसकी बहुत खूबसूरत तस्वीरें सामने आई, जो हम आपके सामने रखेंगे। ओमान में योग दिवस मनाया गया, जहां पर भारतीय दूतावास ने इसकी तस्वीरें साझा की। देखिए नेचर के बीच में कैसे एक समूह ने योग किया है, आप देख सकते हैं। और इन योग क्रियाओं के साथ मैसेज यही देने की कोशिश की कि योग कैसे आपके मन और तन दोनों को शांत रखता है, दोनों को सुदृढ़ बनाता है, और इसी मैसेज को वर्ल्ड वाइड फैलाने की कोशिश भी की गई। भारतीय मूल के संगीतकार रिकी केज ने योग दिवस के लिए धुन तैयार की। इसका वीडियो उन्होंने बनाया। यह धुन योग करते समय सुनने के लिए ही खास तौर पर बनाया गया है। आपको सुनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, और आपको एक बहुत दुर्लभ तस्वीर दिखाते हैं। गायों के झुंड से कैसे बाघ डर गया। पूरी खबर अगले 30 सेकंड में। बाघ के हमले का यह वीडियो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, जब एक गौशाला में बाघ ने देर रात गायों पर हमला कर दिया। जंगल की तरफ से बाघ दबे पांव गौशाला में आ जाता है, घात लगाकर कुछ देर बैठा रहता है। उसके बाद पीछे की तरफ से गाय पर हमला करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। बाघ दोबारा वापस आता है और वहां बैठी गाय पर हमला कर देता है। अचानक हुए अटैक से सारी गायें इकट्ठा हो जाती हैं। गायों की एकजुटता को देख बाघ वहां से फरार हो जाता है। और देश के कुछ हिस्सों में जानलेवा गर्मी पड़ रही है, तो कुछ जगहों पर बाढ़ आ रही है। उत्तर पूर्व के राज्य असम में बाढ़ से हाल बेहाल हो चुका है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। बिग ब्रेकिंग, असम में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश से अत्यधिक बारिश की आशंका जाहिर की गई है। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ से परेशानी बढ़ चुकी है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। खबरों के मुताबिक राज्य के धुबरी, डिब्रूगढ़, कोकराझार, लखीमपुर समेत 10 जिले हैं जहां पर 30,000 से ज्यादा लोग इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। फिलहाल उन इलाकों में ये रहने को मजबूर है जहां पर पानी अत्यधिक भरा हुआ है।
और मूसलाधार बारिश से आजकल राजस्थान के कई इलाके भी परेशान है। तूफान बिपरजॉय का असर अब तक यहां पर दिख रहा है। तेज बारिश से अजमेर शहर का हाल बेहाल हो चुका है। 2 दिन के मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, गाड़ियां तक बहने लग गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अजमेर शहर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पानी ना भर चुका हो। देखिए पूरे शहर भर की तस्वीरें। चक्रवात के बाद अजमेर पानी से लबालब है और अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए अजमेर की तस्वीरें, किस तरीके से यहां से निकलना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल होता है। और देखिए गाड़ियां जो हैं वो किस तरीके से फंसी हुई हैं। ये आना सागर झील के पास का इलाका है जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं। और ये देखिए स्मार्ट सिटी अजमेर यहाँ लिखा हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन स्मार्ट सिटी के हालात क्या हैं वो तस्वीरें देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा। और बाढ़ बारिश कहां कहां मुसीबत बरपा रही है, आपको दिखाते हैं अगले 1 मिनट में। बाढ़ और बारिश कहां कहां मुसीबत बनी, इसकी सबसे पहली तस्वीर अजमेर से, जहां बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। बारिश के रुक जाने के बाद भी अभी कई इलाकों में जल जमाव बरकरार है। पानी का लेवल कम होने के बाद लोग अपने घरों की ओर वापस लौटने भी लगे। लोगों के घरों, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, सब जगह पानी भर चुका है। बाढ़ के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। लगातार बारिश के बाद लेह में बाढ़ जैसे हालात हो गए। चौक चौराहों और सड़कों पर भारी जल जमाव है। पहाड़ी इलाकों में तेजी से नीचे की तरफ आ रहे पानी की वजह से खतरा बढ़ चुका है। शहरी इलाके में ट्रैफिक की समस्या भी खड़ी हो गई है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। शहर के कई जगह जल भराव की समस्या देखने को मिली। विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से यातायात की रफ्तार रुक गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में लगातार बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। हादसे में मकान पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस दुर्घटना की जद में आने से 2 महिलाएं घायल भी हो गई हैं। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा और विरोध दोनों ही तेज हो गए। ताजा बयान सामने आया मुरादाबाद से, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पर्सनल लॉ में दखल होगी तो जबरदस्त विरोध किया जाएगा। हम शरीयत पर चलते तो दूसरों को तकलीफ क्यों है। कोई भी मुस्लिम कुरान से हट नहीं सकता, ये एसटी हसन साहब कह रहे हैं। एसटी हसन का कहना है कि अगर कोई पत्नी की इजाजत से दूसरी शादी करता है तो किसी दूसरे को क्या दिक्कत है। हसन इशारा कर रहे हैं कि जबरदस्ती यूसीसी लगाया गया तो विरोध होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इसका विरोध जो है वो आने वाले वक्त में तेज देखने को मिलेगा। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं एसटी हसन। ये कुरान पाक के अंदर साफ साफ हिदायतें दी गई हैं। हर मुसलमान कुरान पाक को मानता है और अगर वो नहीं मानता तो वो अच्छा मुसलमान नहीं है। किस मुंह से आदमी कुरान पाक को डिनाई कर सकता है? आप किसी भी मुसलमान से पूछ लिए कि क्या वो कुरान पाक में लिखा है, आप उसे नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे तो आप कहीं और जाइए। हम कैसे इस फार्मूले पे चल सकते हैं? बड़ी बात यह है कि सभी राजनीतिक दलों ने 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी मिशन 2024 को शुरू कर दिया। अब आपको बताने की कोशिश करते हैं क्या ब्रेकिंग। आज से बीजेपी 10 राज्यों में कॉन्क्लेव करने जा रही है। पार्टी के बड़े नेता और मंत्री इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सरीखे बड़े नेता जो हैं इस कॉन्क्लेव का हिस्सा होंगे। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर भी इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। यानी कि पुरजोर तरीके से बीजेपी 2024 के लिए अपनी रणनीति को जमीन पर उतारना चाहती है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, जम्मू समेत इन शहरों में कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को जनता तक रखने की कोशिश करेगी। आगे बढ़ते बात बिहार की, जहां कटिहार में कैसे ट्रेन 2 हिस्सों में बढ़ गई। पूरी रिपोर्ट आप देखेंगे अगले 30 सेकंड में। देश अभी बालासोर ट्रेन हादसे को नहीं भूला है, लेकिन मंगलवार को एक और रेल हादसे ने देशवासियों को डरा दिया। बिहार के कटिहार में दालकोला स्टेशन के करीब ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। गुवाहाटी से जम्मू तवी जाने वाली लोहित एक्सप्रेस 2 टुकड़ों में बंट गई। इससे बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। 2 भागों में बंटने के बाद इंजन से सटी बोगी आगे बढ़ गई और बाकी की 12 बोगियां पीछे रह गई। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इस दुर्घटना ने एक बार फिर रेल यात्रा के दौरान सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और एक अहम खबर आपके लिए दिल्ली से ये खबर है, जहां पर पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक में अरविंद केजरीवाल अपने एजेंडे के साथ पहुंचेंगे। आपको ये बता दें कि विपक्ष की बैठक में अपने एजेंडे के साथ जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस का स्टैंड पूछेंगे अरविंद केजरीवाल। सभी विपक्षी दलों से अध्यादेश पर बात करेंगे अरविंद केजरीवाल।
जो दिल्ली में हुआ वो तमिलनाडु, पंजाब, बंगाल में भी संभव है। ये आम आदमी पार्टी की ओर से सामने आ रहा है। विपक्ष की बैठक 23 जून को पटना में होनी है और 15 से ज्यादा राजनीतिक दल, विपक्षी दल इस मीटिंग में शामिल होंगे। हालांकि संभावना यही है कि मीटिंग में शामिल होने वाले सभी दलों का अपना अपना एजेंडा होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी बात को पहले ही साफ कर चुकी है कि अध्यादेश के खिलाफ तमाम दलों को वो जो एकजुट करने की कोशिश थी, उस कोशिश को आम आदमी पार्टी जारी रखेगी। आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर की कुछ और खबरें दिखाते हैं अगले 1 मिनट में। अर्जेंटीना में संविधान में बदलाव को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई, जहां पथराव के बीच पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर आंसू गैस के गोले दागे। सैन सल्वाडोर में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों में जमकर तोड़फोड़ की। इजराइल के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी हमलावर की फायरिंग में 4 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई। हमलावर ने वेस्ट बैंक सेटलमेंट में एक गैस स्टेशन पर फायरिंग कर दी। हमले में 6 लोग जख्मी भी हो गए। इजरायली पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। सोमालिया में संविधान में संशोधन को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। सोमालिया के पटलैंड शहर में कई इलाकों में फायरिंग की आवाज सुनाई दी। संसद सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तनाव बरकरार है। फायरिंग से पूरा शहर दहल उठा। अमेरिकी राज्य मिसिसिपी में बवंडर ने जमकर तबाही मचाई। बवंडर की चपेट में आने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। घरों की छत हवा में उड़ गई। लगातार बारिश की वजह से मिसिसिपी में हालात पहले से ही खराब है। आगे बढ़ते हैं, बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जहां पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिन के अज्ञातवास के बाद छतरपुर पहुंचा है। लेकिन उससे पहले बागेश्वर धाम में एक बड़ी घटना सामने आई है। खबर यह है, बागेश्वर धाम से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक का नाम रज्जन खान बताया जा रहा है। युवक के पास से तमंचा बरामद किया गया। बागेश्वर धाम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोटिव क्या है इस शख्स का, यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस दरअसल इस बात की जांच कर रही है कि आखिर गिरफ्तार युवक की मंशा थी क्या, आखिर उसके पास हथियार क्या कर रहे थे। बागेश्वर धाम परिसर में ये पाया गया था और मंदिर के कुछ लोगों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी थी और पुलिस ने जाके इसको गिरफ्तार किया है और एक अवैध हथियार इसके पास से जब्त हुआ है। तो छतरपुर में पुलिस की कार्रवाई जारी है। इन सबके बीच में मणिपुर में हिंसा को लेकर क्या पूरा अपडेट है, पूरी खबर जानिए अगले 30 सेकंड में। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच सरकार ने इंटरनेट बैन को 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब इंटरनेट बैन 25 जून तक जारी रहेगा। हिंसा का सीधा असर मणिपुर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ रहा है। मणिपुर में अब 1 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। 16 जून को जारी एक आदेश के हिसाब से स्कूलों को 21 जून से खुलना था। वहीं हिंसा पर जारी राजनीति के बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मणिपुर के उग्रवादियों से साठगांठ के सभी आरोपों से इनकार किया है। इन सबके बीच एक अहम खबर उत्तर प्रदेश से। यहाँ एक और माफिया की संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर कब्जा। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की संपत्ति कुर्क की गई है। लखनऊ में हाजी इकबाल की 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। सहारनपुर पुलिस ने गोमती नगर में कुर्क की संपत्ति, बीएसपी से एमएलसी रह चुके हैं हाजी इकबाल, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। हाजी इकबाल के खिलाफ 45 केसेस दर्ज हैं। हाजी इकबाल लंबे वक्त से परिवार के साथ ही फरार हो गए। उनकी 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करने के लिए चिन्हित की गई है। करीब 200 करोड़ की संपत्ति अब तक कुर्क की जा चुकी है। बाकी संपत्तियों पर भी जल्दी कार्रवाई आप जल्द देख सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए 1 मिनट में आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों की फ्रेश एंड फास्ट खबरों का डोज। पेट्रोल पंप पर फोन का इस्तेमाल करना अब आपको कितना महंगा पड़ सकता है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एक पेट्रोल पंप पर एक बाइक सवार पेट्रोल डलवाने पहुंचा था। इसी दौरान उसका फोन बजा और उसके फोन उठाते पेट्रोल पंप और बाइक में आग लग गई। मुंबई के पास मीरा भाईंदर की विधायक गीता जैन को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने म्युनिसिपल अधिकारी को ही थप्पड़ जड़ दिए। दरअसल मीरा रोड इलाके में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन एमएलए गीता जैन इस बात से नाराज हो गई और उन्होंने अधिकारी का कॉलर पकड़कर उसे थप्पड़ जड़ दिया। जबलपुर में नगर निगम ने जन सुनवाई का आयोजन किया है, लेकिन इस दौरान बखेड़ा खड़ा हो गया। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता महिलाएं आपस में भिड़ गईं, तभी महिला ने दूसरी महिला को जमीन पर पटक दिया और जमकर लात घूंसे चलते हुए दिखे। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने यात्रा के बालटाल रूट का दौरा किया, साथ ही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए आवास की अच्छी सुविधा है, 100 बेड का अस्पताल भी मौजूद है। और बात शिमला की करते हैं। जल्दी नई टॉय ट्रेन का तोहफा इसे मिलने जा रहा है। पूरी खबर समझिए अगले 30 सेकंड में।
शिमला जाने वाले सैलानियों को जल्द ही नई टॉय ट्रेन का तोहफा मिलेगा। भारतीय रेल ने कालका शिमला रूट पर नई टॉय ट्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया है। मंगलवार को पैनोरमिक विस्टाडोम वाली इस ट्रेन के ट्रायल के दौरान रेलवे के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। दावा किया जा रहा है कि पहले दिन इसका ट्रायल सफल रहा। कालका से शोघी तक टॉय ट्रेन को 20 किलोमीटर की स्पीड से लाया गया। इस ट्रेन में ट्रायल के लिए कुल 4 कोच लगाए गए हैं। टॉय ट्रेन के 4 डिब्बों में एक एसी कोच है। इसकी क्षमता 12 यात्रियों की है। और बात अगली खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश से खबर, जहां धर्मांतरण की कोशिश का बेहद गंभीर मामला सामने आया। इंदौर में हिंदू लड़की के धर्मांतरण की कोशिश की गई। पहचान बदलकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया गया। युवती के वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया। धर्मांतरण की साजिश ब्लैकमेलिंग के जरिए ही अंजाम दी जा रही थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। युवती कॉलेज की छात्रा बताई जाती है। आरोप है कि युवती ने धर्मांतरण से इनकार कर दिया तो उसे जान से मारने की धमकी तक दी गई। और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 1 मिनट में जुर्म की दुनिया की तमाम खबरें। दिल्ली के मंडावली इलाके में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 3 आरोपी बड़े आराम से बाइक पर सवार होकर आते हैं। महिला की हत्या के बाद वो आराम से चाकू से हमला करके फरार हो जाते हैं। नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच की शुरुआत की है। इसी अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने एक रात में 128 जगहों पर छापेमारी की। इस मामले में पुलिस ने 62 एफआईआर दर्ज कर करीब 64 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश मिश्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गाजीपुर पुलिस गणेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लखनऊ ले गई है। आयकर विभाग और ईडी गणेश मिश्रा की संपत्तियों की जांच कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गणेश मिश्रा को हाजिर करने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिसकर्मी पर हमला करने वाला एक शख्स पुलिस की गिरफ्त में। चेकिंग के दौरान आरोपी रकील ने कागज मांगने पर पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी। इस दौरान आरोपी ने पुलिस वालों से हथियार छीनने की भी कोशिश की। और एक अहम खबर उत्तर प्रदेश से, अतीक अहमद के बेटों को अब डर सताने लगा है। अतीक अहमद के नाबालिग बेटों को डर लग रहा है। केंद्रीय बलों के सामने पूछताछ के लिए लगाई गई याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में यह कहा गया है कि केंद्रीय बलों के आगे उनसे पूछताछ की जाए। अतीक के बेटे उमर ने और अली ने यह याचिका दाखिल की। उमेश पाल हत्याकांड में उमर और अली दोनों से पूछताछ होनी है। हाईकोर्ट में वकीलों से ने मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है और मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को मुकर्रर की गई है। कभी डर का अपना साम्राज्य चलाने वाले अतीक अहमद और उसके बेटों को अब डर सताने लगा। अतीक अहमद तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब उसके बेटों को डर सताने लगा है। और इसीलिए यही वजह है कि अतीक अहमद के बेटों को पूछताछ के लिए सीआरपीएफ के जवानों की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन जारी है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं अगले 1 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी का दुनिया को संदेश बोले। एयरपोर्ट के नजदीक की गई प्लॉटिंग पर प्रशासन ने मंगलवार को बुलडोजर चला दिया। यह पूरी प्लॉटिंग 50 बीघे जमीन पर की गई थी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में भू माफिया की अवैध संपत्ति पर मंगलवार को बुलडोजर चला दिया गया। लखनऊ के खुजौली गांव में जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया जा रहा था। ग्रामीणों की शिकायत पर उप जिला अधिकारी ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलवा दिया।